हाँ, 11th क्लास में सर्कुलर मोशन पढ़ना है और सर्कुलर मोशन के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो प्रश्न है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करो। तो जब भी कोई वस्तु गतिशील होती है तो उस वस्तु पर क्या लगता है, हमेशा बल लगता है। यदि कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर गतिशील हो रही है तो उस सर्कुलर पाथ पर गतिशील होने के लिए हमेशा उस पर बल लगता है, और जब भी बल लगता है तो त्वरण उत्पन्न होती है। यदि वस्तु सर्कुलर पाथ पर गतिशील है और एक समान वेलोसिटी से गतिशील है तो उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए जैसे ही वेलोसिटी के डायरेक्शन में परिवर्तन होगा, वेलोसिटी में परिवर्तन हो जाएगा, और वेलोसिटी में परिवर्तन होना त्वरण उत्पन्न होना कहलाएगा। तो यह जो त्वरण का डायरेक्शन होता है केंद्र की ओर होता है, क्योंकि इस स्थिति में जो फोर्स लगती है वह केंद्र की तरफ ही लगता है। इसलिए जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वह उसका डायरेक्शन किधर होगा, केंद्र की ओर होगा। इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में एक बात और ध्यान देने वाला है कि इसमें जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है, केंद्र की ओर होता है। तो फोर्स का भी डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब भी यह स्थिति होता है कि वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर हो तो उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी का पाथ होता है, मूविंग पाथ होता है, वो हो जाता है सर्कुलर। तो आप देखिए उसके व्यंजक के लिए, मान लिया है यह कोई सर्कुलर पाथ है जिसका केंद्र क्या है, O है, और ये बिंदु पर कोई वस्तु किसी क्षण गतिशील है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस मान लिया है क्या है, R है, और किसी क्षण कण का वेग जो है सो v1 है। उसका डायरेक्शन, कभी भी वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंटेट करने के लिए टेंजेंट लाइन से उसको रिप्रेजेंटेट करते हैं। उस बिंदु पर टेंजेंट लाइन खींचते हैं, वही जो टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन होता है उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो ए बिंदु पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, v1 की तरफ है। बहुत ही कम समय में वह डेल्टा एस दूरी तय करता है, यानी कि विस्थापित होती है, और विस्थापित होकर बी बिंदु पर आती है। बी बिंदु पर आती है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, v2 हो जाता है। देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुआ, इसका मतलब है कि वस्तु पर बल लगा। बिना बल लगे हुए वेलोसिटी चेंज नहीं होता, बिना बल लगे हुए वेलोसिटी चेंज नहीं होता, और जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा त्वरण उत्पन्न होगी। तो ए बिंदु पर डायरेक्शन v1 है, बी बिंदु पर डायरेक्शन क्या है, v2 है, और ए से बी बिंदु तक जाने में मान लिया कि बहुत ही कम समय लगा, डेल्टा टी, और डेल्टा टी में वह कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट तय कर लेता है। अब पहुंचेंगे हम यहाँ, यह रेडियस और यह रेडियस बराबर है, इसके बीच का एंगल कितना है, डेल्टा थीटा है। तो यह वेक्टर और इस वेक्टर को बाहर की ओर एक ही बिंदु से ओरिजिनेट करते हुए हम निकालेंगे, जिसके बीच का एंगल कितना होगा, डेल्टा थीटा होगा। यह v1 है, यह v2 है, इसके बीच का एंगल क्या है, डेल्टा थीटा है। इस दोनों को जो मिलाने वाली वेक्टर होगा वह इसके वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, डेल्टा v है। यह वेक्टर डेल्टा v है। अब हम कंपेयर करेंगे इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को। यह दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। ले लिया है त्रिभुज OPA, यह सिमिलर ट्रायंगल है OPQ। यह सिमिलर क्यों होगा, इसलिए होगा कि यह इसका भी एक साइड और एक साइड आपस में बराबर है, इसका भी एक साइड और एक साइड आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि v1 और v2 का जो मैग्नीट्यूड है क्या है, एक समान। डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, एक समान, और दोनों का जो बीच का एंगल है वह डेल्टा थीटा है। यह दोनों त्रिभुज जो हुआ सो समद्विबाहु त्रिभुज हुए, और दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, आपस में बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो समरूप त्रिभुज की भुजा क्या होती है, एक ही अनुपात में होती है, इसलिए AB बटा AO हो जाए। यह क्या है, AB बटा AO। तो उसी ढंग से यहाँ पर भी इसकी यह भुजा और यह भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। AB का वैल्यू डायग्राम से देखिए डेल्टा S है, और OB का वैल्यू R है। OP का वैल्यू वहाँ देखिए डेल्टा V है, और OP का वैल्यू देखिए यह V होगा। क्यों, क्योंकि V1 बराबर V2 बराबर V है। अब हम क्या करेंगे कि डेल्टा V का वैल्यू निकालें। डेल्टा V का वैल्यू निकालेंगे
तो यह हो जाएगा v बटा r इंटू डेल्टा एस हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम डेल्टा टी से भाग दे दिए हैं, डेल्टा v बटा डेल्टा टी, v बटा और यह डेल्टा एस बटा डेल्टा टी हो गए। अब लिमिट लेंगे, क्यों? क्योंकि t यदि बहुत ही कम समय हम लिए हैं ना कि बहुत ही कम समय में यह ए से कहाँ पहुँचता है, v बिंदु तक पहुँचता है। तो t टेंस टू यदि 0 हो तो लिमिट लेंगे, तो t टेंस टू 0 है, डेल्टा v बटा डेल्टा टी इक्वल टू फिर यहाँ v बटा r है, और फिर है यहाँ क्या, लिमिट t टेंस टू 0 डेल्टा s बटा डेल्टा टी। जैसे ही यह क्रियाकलाप करते हैं, यह जो डेल्टा है वह dv बटा dt हो जाएगा, यहाँ v बटा यह भी क्या हो जाएगा, dv बटा dt हो जाएगा। और तुम लोग पढ़े हो कि dv बटा dt यह होता है, यहाँ ये लिख दिए, यह v बटा r है, और ds बटा dt जो होता है वह क्या होता है, v होता है। यहाँ भी v हो गया, v और v में गुना करेंगे तो v स्क्वायर है, इसलिए a बराबर v स्क्वायर बटा, यही सेंट्रीफ्यूगल एक्सप्रेशन के लिए एक्सप्रेशन होता है। आया समझ में?